स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए हम लोग बात किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक तरीके के लाइट को पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे समझिए सबसे पहला पॉइंट होता है लाइट फोटोन से बना है। और लाइट बहुत तिकड़म वाला क्वांटम ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपको इसके ऊपर पीएचडी के ऊपर पीएचडी करना पड़ेगा, तब जाके शायद आप इसका 1-2% समझ पाएँ। ये बहुत फजीयत वाला चीज़ है। और इसका सबसे बड़ा फजीयत आता है इसका वेव पार्टिकल डुअलिटी से, यानी कि इसका जब मूड हुआ ये वेव जैसा बिहेव करेगा, जब मूड हुआ पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा। और ये दोनों प्रिंसिपल पे इसके दोनों प्रेडिक्शन सही आते हैं, इसीलिए ये फजीयत वाला चीज़। जनरली हम लोग साइंस को ऐसे ही फिल्टर करते हैं, क्या ये प्रिडिक्शन कर सकता है, क्या ये प्रिडिक्शन एक्यूरेटली कर सकता है। अगर प्रिडिक्शन गलत हो जा रहा है समझ गए यानी ये नहीं है। लाइट के केस में दोनों सही निकल जाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बहुत फजीयत वाला चीज़। इसकी गहराई में आप उतरना चाहेंगे, आपको लगेगा बॉटम आ रहा है मतलब आप समझ जाओगे पूरा, नहीं और चीज़ नहीं समझ में आने लगेगा। जितना आप गहराई में होते हो उतना उलझन वाला हो जाएगा ये। और ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है, जैसे हमने न्यूट्रिनोज के बारे में बात किया था रिसेंटली, ये भी उसी तरह का एक फंडामेंटल पार्टिकल है। यानी कि अभी हमारे करंट साइंस करंट टेक्नोलॉजी के मतलब अंडरस्टैंडिंग के बाद हमें नहीं लगता कि इसे और तोड़ा जा सकता है। जैसे कि एटम को आप तोड़ सकते हो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, और वो सबको भी तोड़ सकते हो। खास करके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को तोड़ के मुऑन्स निकाला जा सकता है। फोटॉन्स के साथ ऐसा नहीं किया जाता, वो फंडामेंटल पार्टिकल है, हम लोग उसे और छोटा नहीं कर सकते। और उसे कई जगह पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है। अब इसमें तिगड़म वाला चीज़ ये है, ये फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स है, यानी कि इसका टॉप स्पीड यूनिवर्स का मैक्सिमम स्पीड होता है, यानी कि इससे तेज और कुछ नहीं चल सकता। और इससे ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर का बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर में सी जो है वो लाइट के स्पीड पे स्क्वायर लगाया जाता है। और इसी से एक चीज़ और तिगड़म आएगा, जैसे काफ़ी लोगों को समझने में दिक्कत होता है कि लाइट सेल से कैसे किसी चीज़ को पुश कर सकता है। लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, उससे थोड़े पुश मतलब हवा थोड़ी है जो उसको पुश कर रहा है। यही होता है कि मतलब ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर में आप मास को एनर्जी से बदल सकते हैं। फोटॉन्स में एनर्जी होती है, इसीलिए आप पुश निकाल सकते हैं। मास को आप समझिए ये कर दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम थ्रस्ट होगा क्योंकि सी स्क्वायर लगता है। तो समझ लिए बहुत ज़्यादा ऊंफ नहीं आएगा। तो पहले ये समझिए बहुत तेज है, ब्रह्मांड में इससे ज़्यादा तेज कोई चीज़ नहीं चलता। जब तक आप इसको मीडियम में डाल के स्लो नहीं कर दें और कुछ और चीज़ तिगड़म ना भेजें, ये स्लो नहीं होता है। और मीडियम के केस में भी इसके पास अगर घड़ी रहेगा, ये लाइट स्पीड पे ही चल रहा है, बस रास्ता लंबा हो जाता है। तो ये समझिए। और ये लाइट स्पीड पे क्यों चल पाता है, क्योंकि ये 100% मासलेस है, यानी कि मास से इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, उससे फ़र्क ये पड़ता है कि कभी एक्सेलरेट या डिसेलरेट नहीं होता है। ये बस सीधा सीधी लाइट स्पीड पे चलता है। मतलब इसका जब ओरिजिन होता है, जब ये जन्म होता है तब भी ये लाइट स्पीड पे रहता है, और जब ये किसी चीज़ में एब्जॉर्ब होता है तो भी लाइट स्पीड पे रहता है। ये कभी भी स्लो डाउन या स्पीड अप नहीं होता है। और स्पीड जो इसका है, जिसे हम लोग साइंस में सी कहते हैं, ये कांस्टेंट है। और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स में जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, वैसे ही फोटॉन्स भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ बहुत फास्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। आम आदमी या फिजिसिस्ट के दिमाग में नहीं अटे ये इतना ज़्यादा फास्ट होता है। इसका एग्जांपल के तौर पे आप ये समझिए कि फोटॉन्स का एनर्जी लेवल को अगर आप समझेंगे तो उसका वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल्स को हम लोग बांट दिए। तो इस बांटने वाली जो सबसे कम एनर्जी, एकदम योलो, एकदम ठंडा टाइप वेव एनर्जी है, वो रेडियो वेव्स के अंदर आता है। मतलब उसका एक कैटेगरी में आता है लॉन्ग रेडियो वेव्स, उसमें आएगा एक्सट्रीमली लॉन्ग रेडियो वेव्स। उसके वेव लेंथ यानी कि एक पीक से दूसरे पीक तक के बीच का गैप अगर आप देखना चाहिए, मतलब वेव ऐसे ऐसे होता है, तो उसके दो पीक के बीच का गैप अगर आप नापना चाहें, जिसे वेवलेंथ कहा जाएगा, ये 1 लाख किलोमीटर तक का हो सकता है। समझिए वेवलेंथ 1 लाख किलोमीटर तक का, यानी कि पृथ्वी में आपका एक वेव भी नहीं अटेगा, इतना ज़्यादा ये वाइड होता है। जो मतलब सबसे लोएस्ट एनर्जी फोटॉन्स होंगे। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी नापना चाहेंगे तो वो 3 हर्ट्स हो गया। मतलब 1 सेकंड में अगर आप ट्रांसमीटर लगा के रखें, ट्रांसमीटर में 1 सेकंड में करेगा। अब वहीं पे आप इसका हाई एनर्जी पे आए, ठीक है, ये हमने बताया फोटॉन्स में बहुत कम एनर्जी है। अब फोटॉन्स को आप बम बम बनाते गए, एनर्जी डालते गए, पहले वो एएम में घुसेगा, फिर एफएम में घुसेगा, फिर माइक्रोवेव में घुसेगा, फिर इंफ्रारेड में आएगा, फिर विजिबल स्पेक्ट्रम में आएगा, फिर अल्ट्रावायलेट में आएगा, फिर एक्सरे में आएगा, फिर गामा रेज में आएगा। आप एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं, पर फोटॉन की बात कर रहा हूँ। अब आप फोटॉन पे बम बम पावर दे दिए, तो सबसे ज़्यादा मेजरिंग जो हम लोग किए हैं 1 पिकोमीटर पे है, यानी कि मतलब आपको मैंने बताया 1 लाख किलोमीटर, पिकोमीटर इतना होता है कि एटम्स उसके सामने बड़ा
वाला नहीं, हम लोग एटम्स को जनरली नैनोमीटर्स में नापते हैं। जो आपको पता हो कंप्यूटर में हम लोग कहते हैं 10 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 8 नैनोमीटर का है। ये एक पिकोमीटर पे है, यानी कि एटम के अंदर घुस के नापना पड़ेगा आपको। ये इतना छोटा होता है और ये गामा रेस के एनर्जी लेवल पे होता है और इसका फ्रीक्वेंसी कितना हाई होता है। मैंने बताया सबसे लोएस्ट वाले में जो मतलब नाप सकते हैं, ऐसा नहीं कोई फिजिक्स का लॉ के 3 से नीचे नहीं जाएगा, मतलब 3 पे हम लोग बोल देते हैं। अब ये कुछ दूसरा हो गया है, तो ये 300 एक्साहर्ट्ज पे चलता है। गीगा नहीं, टेरा नहीं, पेटा नहीं, उसके ऊपर एक्साहर्ट्ज पे चल रहा है, 300 एक्साहर्ट्ज पे। ये अलग लेवल पे है, मतलब इसकी हर्ट्ज को डिस्क्राइब करना समझना चाहेंगे और कोई जीरो नहीं लगाना चाहते तो 10 के ऊपर 24 जीरो लगाना पड़ेगा। तो समझ लीजिए बहुत वाइड है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ा ये स्पेक्ट्रम है। अब बात करते हैं, स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है तो इसमें तिगड़म अलग अलग लग जाते हैं। तो इसका तिगड़म को समझने के लिए साइंटिस्ट लोग एक काम किए, इसको हम लोग बैंड्स में बांट दिए कि भैया ये स्लाइस से इधर तक एक चीज़ होगा, इस स्लाइस से इधर तक ऐसे कुछ होगा। रियल लाइफ में जैसे कलर नहीं होता है, हर लाइफ में मतलब अब सिर्फ वेव लेंथ होते हैं, वेव लेंथ अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चलता रहता है। हम लोग कलर क्यों बोलते हैं? ताकि हम लोग को समझना आसान है, रेड ब्लू ग्रीन। ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज़ रेड होता है ग्रीन, उसमें कितना रेड है या कितना ग्रीन है ये करके हिसाब लगाया जाता है। रियल वर्ल्ड में ये सब इन्फिनिट होता है, हम लोग मतलब कंप्यूटर में दिखाने के लिए, प्रिंट करने के लिए सब टोन डाउन कर, जैसे 8 बिट का वीडियो हो गया, 10 बिट का वीडियो हो गया। तो वैसे ही समझिए यहाँ साइंटिस्ट लोग इसको समझने के लिए बहुत सारे क्लासिफिकेशन बनाए, तो इसमें बड़े बड़े क्लासिफिकेशन समझना आसान होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हर बैंड जो आप लेंगे उस बैंड का प्रॉपर्टी जो है दूसरे वाले बैंड से मैच नहीं करेगा, ऐसे करके हम लोग क्लासीफाई किए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, रेडियो वेव्स, जैसे आपका माइक्रोवेव हो गया, माइक्रोवेव थोड़ा रेडियो से नीचे आ जाता है, माइक्रोवेव को अगर पावर कम कर देते हैं तो आप रेडियो वेव में आ जा रहे हैं। रेडियो वेव्स के पास एक तिगड़म वाला खासियत होता है कि वो कंडक्टर के साथ बिहेव करता है। अगर आप लाइट को समझना चाहेंगे, उसमें एक दो चीज़ आपको बार बार बोला है, इसमें मैग्नेटिक सिस्टम है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसीलिए कहा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिव क्यों कहते हैं, उसमें दो फोर्स एक साथ चल रहा है। और रेडियो वेव का खास फायदा ये है कि वो कंडक्टर में कपल कर सकता है, यानी कि कंडक्टर अगर कोई है, जैसे मान लीजिए कॉपर का तार है, एल्युमिनियम, कोई भी कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रेडियो वेव डाल सकता है। इसीलिए हम लोग रेडियो का इस्तेमाल करें कि वो इलेक्ट्रॉन को छेड़ रहा है, गर्मी नहीं डाल रहा है। आप गर्म किसी भी चीज़ को कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल डाल पाता है, यही इसका मेन खास पॉइंट है। इसीलिए हम लोग रेडियो को कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव भी यही करता है, लेकिन माइक्रोवेव ज़्यादा एनर्जी पानी में डाल पाता है, तो इसीलिए हम लोग माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए। फिर अल्ट्रावायलेट में अब आप एनर्जी बढ़ाते जाते, जैसे कि एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी से लेकर अब आप ऊपर आते जाते हैं, ऊपर आते 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 ये आपका हर्ट्स जो है 3 हर्ट्स से लेकर 30 हर्ट्स, 300 हर्ट्स, 300 किलो हर्ट्स, ऐसे ऐसे करके आप हर्ट्स बढ़ाते जा रहे हैं। अब आ रहे हैं अल्ट्रावायलेट में। अब अल्ट्रावायलेट में तिगड़म ये होता है कि अल्ट्रावायलेट काफ़ी हाई एनर्जी वाले फील्ड में आ रहा है, उसका मतलब पर फोटोन के पास इतनी एनर्जी है कि ये अगर हल्के मोलिकुलर बॉन्ड के पास गया है उसको तोड़ सकता है। तो मोलिकुलर बॉन्ड तोड़ने में क्या नुकसान है, ये समझिए आपका पूरा शरीर मोलिकुलर बॉन्ड्स पे टिका हुआ है, आपका पूरा डीएनए का रिपोजिटरी, पूरा उसका एल्गोरिदम सिर्फ मॉलिक्यूलर बैंड्स पे टिका हुआ है। अगर वो सब मॉलिक्यूलर बॉन्ड टूट जाता है, डेटा करप्ट हो जाता है, कैंसर हो सकता है। अल्ट्रावायलेट उस लेवल पे पहुंचने लगा। अब अल्ट्रावायलेट से थोड़ा और ऊपर आ जाइए, अब आप आ रहे हैं एक्सरे में। एक्सरे तोड़ ही देगा, वो एक्सरे आपका सीधा सीधा तोड़ेगा, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। और गामा रेज इतना ज़्यादा एनर्जी है कि वो तोड़ेगा और आर पार भी चला जाएगा। जैसे एक्सरे हमारे आर पार नहीं जा पाता है, इसीलिए तो एक्सरे में फोटो मिलता है आपको, क्योंकि आपका बोन्स एब्जॉर्ब कर पाता है उसको। गामा रेज आर पार चला जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं होने वाला। तो वही समझिए हम लोग ये सब बैंड्स बांटे, और अगर बैंड्स के अंदर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके अंदर खूब सारा मिलेगा, जैसे नियर इंफ्रारेड, मीडियम इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, ऐसे ऐसे करके खूब सारे स्पेक्ट्रम आपको मिलेंगे, और हर स्पेक्ट्रम का थोड़ा अलग तिगड़म होता है। अब बात करते हैं, ये स्पेक्ट्रम में एक खास खासियत होती है, ये पावर ट्रांसफर करता है, यानी कि वायरलेसली ऊर्जा एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सैटेलाइट जैसे है, दूरदर्शन का सैटेलाइट हो गया, डायरेक्ट टू होम हो गया, या टाटा स्काई हो गया, जो भी है, कर क्या रहा है, एक जगह से ट्रांसमिट किया जाता है, उससे सिग्नल वहाँ पहुँचता है। तो सिग्नल में है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने बताया था कि रेडियो वेव्स इलेक्ट्रिकली एनर्जी को कंडक्ट का, यही उसका मेन तिगड़म है, कि इसीलिए हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। जब वो करता है, वो अपना सोलर पैनल से पावर लेता है और जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करके भेज देता है। अब वो आपके घर में जो छतरी लगा है वो उसको रिसीव कर रहा है, उसमें आ क्या रहा है, उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है, एनर्जी आ रही है। और सबसे पहला चीज़ आप क्या करते हो, एनर्जी आ तो रही है लेकिन बहुत वीक है, तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है, कोई भी रिसीवर में, ट्रांसमीटर में एम्पलीफायर लगाया जाता है, ताकि वो जो कम सिग्नल, जैसे मान लीजिए माइक्रो वाट्स में पावर आ रहा है, माइक्रो भी बहुत ज़्यादा हो गया, मिली वाट्स में, ये उससे भी नीचे चलिए, उसको आप एम्पलीफायर डालते हो कि भैया उसको बढ़ाओ, 10 गुना बढ़ाओ, 100 गुना बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ, उसके बाद आप उससे कुछ कर सकते हैं। तो पावर ट्रांसफर हमेशा होता है, ये बात समझना एकदम ज़रूरी है। जैसे आप माइक्रोवेव में कुछ कुक कर रहे हैं, वो एनर्जी जो आपने 1 किलोवाट या 2 किलोवाट लग रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो खाने के अंदर जा रहा है ना,
वैसे ही समझिए, फोटॉन्स जो है अपना एनर्जी डंप कर सकता है मटेरियल में अगर वो उससे इंटरेक्ट किया है। और ये डंपिंग का पैटर्न अलग अलग चीज़ पे अलग अलग तरीके से होता है। और यहाँ पे दो चीज़ आपको कंट्रोल करना होगा। पहला कि जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बोल दिया कि एक्सरे डैमेज कर ही देगा, तो भाई एक्सरे जब आप कराते हो तो आपको ऊपर क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर है। पहला, फोटोन का एनर्जी लेवल कितना है, दूसरा कितने फोटॉन्स हैं। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्या यहाँ कोई गामा रेज नहीं है? एक दो गामा रेज आ रहा है जा रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं, होता रहता है। लेकिन अगर 100 गामा रेज आ जाए तब थोड़ी दिक्कत हो जाए। 10,000 आ जाए, अच्छा आप सीरियस, आप खतरे में हो। 20-30 करोड़ आ जाए, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर के बगल में बैठे हो, तो अब आप ऊपर जाओगे। तो वैसे इसमें ये दो चीज़ को समझना बेहद जरूरी है। इसीलिए लेजर कटर में ज़रूरी नहीं कि वो एक्सरे इस्तेमाल कर रहा है। और एक्सरे से आप फोटो ले लेते, मतलब दांत का भी, मेरा दांत टूटा था रिसेंटली, तो उसमें ये मेरा जगह जल नहीं गया। इसीलिए समझिए, फोटॉन्स का एनर्जी लेवल और टोटल कलेक्शन का एनर्जी लेवल दोनों अलग हो सकता है। और हर बैंड जो है, हम लोग बैंड में बांटने का ये भी फ़ायदा होता है कि इससे हम लोग औजार बना पाते हैं। जैसे के लिए सिंपल तौर पे समझिए कि हम लोग को खाना पकाना है। खाने में जनरली पानी होता है। पानी को पकाने के लिए पानी में एनर्जी डालना है, पकाने के लिए ऐसे लाइक गर्म करने के लिए। तो पानी में ऐसा एनर्जी डालो जो सीधे सीधे पानी पर पहुंच जाए, फ़र्क नहीं पड़ता कि अंदर हो, क्योंकि जैसे हम लोग इंडक्शन हीटिंग करते हैं, प्रॉब्लम क्या है, कटोरी आपका गर्म हो गया, अंदर अब उसके अंदर तक जा ही नहीं रहा, एनर्जी अंदर तक पहुंच नहीं, ऊपर जलने का रिस्क है। तो क्या करें, ऐसा चीज़ बनाओ ना जो अंदर तक घुस जाए और सिर्फ पानी से इंटरेक्ट करे, फ़ायदा अंदर से आप खाना पका देते हैं। इसीलिए अगर मतलब कभी आप लोगों के साथ हुआ होगा, एक दो लोग के साथ कम से कम मैं कहता हूँ हुआ होगा, कि समोसा लाए थे, ठंडा हो गया, माइक्रोवेव में रख दिया और धड़ाक से मुंह मारे, ऊपर तो उतना गर्म नहीं था, अंदर भाग से गर्म, मुंह जलाने लायक गर्म हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर जो आलू था उसमें पानी ज़्यादा था। पानी माइक्रोवेव एब्जॉर्ब करता है और गर्म हो जाता है। तो इसीलिए समझिए, खाना पकाने के लिए हम लोग माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हैं। फिर एक्सरे करने के लिए एक्सरे करते हैं। क्यों? एक्सरे हमारा बोन्स के साथ अलग तरीके से इंटरेक्ट करता है, बोन्स एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका एक नेगेटिव कास्ट हो जाता है। फिर आप समझिए कि अगर आपको है कि भैया मेरे को मेटल काटना है, तो इसमें लोग ऑप्टिकल इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी इंफ्रारेड भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जनरली हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त वाले में ऑप्टिकल में चले जाते हैं। फिर अब अगर आपका बात हो गया भैया पानी को शुद्ध करना है, आप उसमें अल्ट्रावायलेट ले लेते हैं। फिर हो गया कि नहीं मेरे को खाना को शुद्ध करना है, तब उसमें आप गामा रेज का इस्तेमाल करोगे। एक्सरे, ये अल्ट्रावायलेट आप इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकते कि अल्ट्रावायलेट का पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होता है। यानी कि जैसे अगर यहाँ अल्ट्रावायलेट का लाइट है तो वो मेरा स्किन का पहला लेयर पे ही रुक जाएगा, गामा रेज रुकेगा नहीं। तो मान लीजिए जैसे आपका खाने के कंटेनर शिप के साथ किया जाता है कि पूरा कंटेनर है, उसमें मतलब अल्ट्रावायलेट, ये अल्ट्रावायलेट बोल रहा हूँ, गामा रेज से उसको एक्सपोज करेंगे, तो हर एक कंटेनर है, हर एक जो बॉक्स है, हर एक जिसमें फूड मॉलिक्यूल है, उसके आर पार गामा रेज चला जाएगा और उसमें स्टेरलाइज 100% हो जाता है। तो ये समझ लीजिए, पावर ट्रांसफर हो रहा है, आप हर जगह एनर्जी डाल पा रहे हैं। किस तरह से क्या करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप कंट्रोल करोगे। जैसे कि ऐसा नहीं लाइट में आपको भी नुकसान नहीं होगा, बहुत तगड़ा लाइट 10-20 हज़ार वाट का लाइट सिर्फ ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में डाल दें तो आपको जला दिया जाएगा। तो वैसे ही समझिए, उसी का इस्तेमाल करके हम लोग मेटल काटते हैं। वहीं एक्सरे से कुछ नहीं होता, जबकि मतलब हम लोग रोज दांत का एक्सरे कराएं, पूरा बॉडी का एक्सरे, कुछ नहीं हो रहा है, और वहीं एक्सरे लेजर का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो समझ लीजिए, दो चीज़ समझना जरूरी है, फोटोन की एनर्जी लेवल प्लस कितने फोटॉन्स हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन बड़ा वर्ड है, खतरनाक वर्ड है, लोग इस पे आपको डराते हैं, लोग इसमें आपको लूटते हैं। तो हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? हिसाब ये है, एनर्जी की हम लोग बात करें, एनर्जी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। एनर्जी किसी भी लिविंग चीज़ को नुकसान पहुंचा, जैसे क्या होगा अगर आप पे आग लग जाए, बताने की ज़रूरत नहीं है, नुकसान होगा ना। वैसे ही फोटॉन्स भी यही करता है। बस समस्या ये है कि फोटॉन्स हम लोग सीधे देख नहीं पाते या सीधे उसका इफेक्ट्स नहीं फील कर पाते हैं, तो लगता है कि मतलब ये डरावना चीज़ है, अनजान चीज़ है, बस आपको अंदर से पका देगा। मैं खुद भी बुढ़ा बन चुका था, बचपन में देखता था कि मतलब मोबाइल से ये लोग अंडा पकाते रहे। यार वो तो फ्री एनर्जी हो गई है, अंडा को पकाने लायक तो एनर्जी होती ही नहीं है। लिथियम आयन सेल में एक छोटा सा, वो भी पुराने ज़माने का नोकिया वाले में 600 मिली एम्प पावर का सेल से वो अंडा पका रहे थे। तो वही बात है, एनर्जी नुकसान पहुंचाती है, इसमें कोई तिगड़म वाली बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, एनर्जी है, नुकसान पहुंचेगा। आपके ऊपर ईंटा गिरेगा, आप ऊपर ही जाओगे, क्यों? क्योंकि एनर्जी डंप कर दिया। तो वही समझिए, लिविंग सेल का एक एनर्जी बजट होता है, उस बजट के अंदर है सेल संभालने, उससे ऊपर चले गए सेल बोले भाई हमसे ना होगा। तो वही समझिए, आपको बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रहा है, सिर्फ लाइट पड़ रहा है, एकदम प्योर स्पेक्ट्रम है, आपको जलाया जा सकता है। फिर वहीं पे माइक्रोवेव, मान लीजिए जैसे हम लोग के मोबाइल टावर में माइक्रोवेव इस्तेमाल होता है, क्या उससे नुकसान होगा? अगर उसमें ज़्यादा रहा तो आप पक जाएंगे, आपको रिस्क नहीं होगा कैंसर वंसर, आप सीधे पक जाएंगे। मोबाइल पास में लगा, सीधे आपका कान बॉयल हो जाएगा, सीधे दाएं बाएं नहीं, सीधे बॉयल हो जाएगा। और अगर आयनाइजिंग रेडिएशन इस्तेमाल, जो कि कम्युनिकेशन में नहीं इस्तेमाल होता है, वो आपको सीधे ऊपर पहुंचा देगा। लेकिन इसीलिए हम लोग इससे इस्तेमाल नहीं करते।
और इसीलिए जो लोग एक्सरे लेते हैं देखिए उनका लेड शील्डिंग के पीछे उनको रख के काम करना पड़ता है, ताकि मतलब वो लोग रेगुलरली एक्सपोज हो रहे हैं तो उनका बॉडी को डैमेज ना हो, या मतलब डैमेज कम रखा जाए। तो यही सब समझना बहुत ज़रूरी है कि लिटिल बिट हर जगह है, गामा रेज, एक्सरेज, ये सब हर जगह है। आप केला खाते हैं उसमें भी है, समस्या उससे नहीं है। हमारा बॉडी ऐसा बना है कि ये सब को रिकवर कर सके, बस जब तक आप उसको ओवरलोड नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको बताया हर चीज़ का एक बजट है। हमारा डीएनए को बनाया गया है मतलब नेचुरल सिलेक्शन से ऐसा कि अगर उसमें तिगड़म हो जाए तो वो खुद को फिक्स कर ले। अब जैसे मान लीजिए आपका एक समझिए लाइब्रेरी जैसे उसमें कई सारे किताब रिपीट रखे हुए, अब हर एक किताब को आप जलाने पे आ जाएंगे तब तो काम खत्म हो जाएगा। वही एनर्जी के साथ वही होता है, इसीलिए रेडिएशन हमारे लिए इतना खतरनाक है। पहले हमें दिखता नहीं, जैसे आग लग गई आपके हाथ में, आपको पता चल जाएगा भाई आग लग गया है, आग बुताओ। रेडिएशन के केस में हम लेकर दिखता नहीं है, आग पर जाएगा लेकिन डीएनए डैमेज कर देगा, हम लोग को लगे अरे मैजिकली हम लोग ऊपर जाने लगे, अरे मोबाइल टावर हमें कैंसर दे दे रहा है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो एनर्जी डाल रहा है। और अगर वो पहली बात तो आयोनाइजिंग यूज़ ही नहीं करते, दूसरा अगर इसमें इतनी एनर्जी होती कि आपको नुकसान पहुंचा दे, आप मोबाइल कान के पास ले जाए, आपका कान सुहा, सीधे बूम हो जाता, सीधे दाएं बाएं नहीं, सीधे बूम हो जाता। और आप देख सकते हैं कि मोबाइल टावर में हमेशा रहता है कि उसको पावर ऑफ करके उसके ऊपर कोई इंप्लॉय काम करे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी इस्तेमाल रह रहा है, मतलब 200 से 500 वाट तक का माइक्रोवेव अगर आपके अगल बगल में रहेगा तो आप ऊपर चले जाएंगे। तो वही समझिए कि हेल्थ के मामले में सिर्फ ये समझिए कि एनर्जी है, और अगर एनर्जी का बजट ज़्यादा हो गया आप ऊपर जाएंगे, कम रहा आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये वाईफाई से आदमी ऊपर चला जाता है, इससे हर सही हो जाता है, उससे दीर्घ हो जाता है, उससे दंसन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर हो रहा है आपको सीधे आपको कोई छिपा नहीं पाएगा कि मतलब डबल ब्लाइंड टेस्ट किया और पता ही नहीं चला पाए। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि उन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली सेंसिटिव है और 2 राउटर रखा जाता है, बस बत्ती उत्ती बंद कर देते हैं, एक को चालू रखते हैं, एक को बंद रखते हैं, फिर दोनों को बंद करते हैं, फिर दोनों को चालू करते हैं, बता ही नहीं पता कि कब क्या हो रहा है, क्योंकि कोई सेंसिटिव नहीं होता। यही बोला, एनर्जी खास करके रेडियो वेव में, खास करके माइक्रोवेव में, वो आपके आर पार जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा है आप पकने लगोगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो हेल्थ के बारे में सिर्फ एक्सरे और गामा रेज खतरनाक होते हैं, और उसको भी हम लोग अच्छे से हैंडल करते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एक सरफेस लेवल का, बस सतह को छूने का, कि लाइट है क्या, कौन तिगड़म है भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। आपसे कहूँगा कमेंट लेके, हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।